Hello everyone, today we are going to continue your chapter. Your next topic is public deposit. The deposits that are raised by organization directly from the public are known as public deposits. मतलब जो कि organization directly लेती है पब्लिक से उसको बोलते हैं public deposits. Rates of interest offered on public deposits are यूजुअली हायर देन दैट ऑफर्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स. तो नॉर्मली इनके जो इंटरेस्ट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हायर रहते हैं. ठीक है, अगर हम इसके मेरिट्स की बात करें, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल एंड डज नॉट कंटेन रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस एज आर जनरली देयर इन अ लोन एग्रीमेंट. तो जैसे कि लोन्स में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत लंबा प्रोसीजर रहता है, वैसे पब्लिक डिपॉजिट्स में नहीं रहता. सेकेंड है, कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट जनरली लोअर दैन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसका ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं कॉस्ट जो होता है पब्लिक डिपॉजिट का वो बहुत ही कम रहता है एज़ कम्पेयर टू बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का. थर्ड है आपका, पब्लिक डिपॉजिट्स डू नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी. एसेट्स ऑफ द कंपनी जो एसेट्स रहते हैं बिजनेस के, उन पे कोई एक्स्ट्रा मनी चार्ज नहीं करते हैं. फोर्थ है, एज द डिपॉजिटर्स डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज़ नॉट डिल्यूटेड. तो जो डिपॉजिटर्स हैं उनका कोई राइट नहीं रहता है कंपनी के ऊपर, इसलिए सारा कंट्रोल किसके पास रहता है, कंपनी के पास रहता है. लिमिटेशन है इसके, न्यू कंपनीज जनरली फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रेज फंड्स. जो अभी अभी सेटअप हुई है कंपनी, उसको पब्लिक से लोन लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. सेकेंड है, इट इज़ एन अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द पब्लिक मे नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड्स मनी. ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल नहीं लेती है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होती पब्लिक, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि एक रिलायबल सोर्स है ये, क्योंकि जब बिज़नेस को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक रिस्पॉन्ड करें. थर्ड है, करेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स में प्रूव डिफ़िकल्ट particularly when the size of deposit required is लार्ज. तो कलेक्शन करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है जब लार्ज मनी हम पब्लिक से ले रहे हों. नेक्स्ट है आपका कमर्शियल पेपर्स. सो कमर्शियल पेपर emerged as a source of short-term finance in our country in the earlier 90s. Commercial paper is an unsecured promissory note issued by a firm to raise funds for a short period. तो ये एक तरीके का promissory note होता है, promise note होता है जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए निकाला जाता है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. वेराइंग फ्रॉम 90 डेज़ टू 364 डेज़. मतलब इतने डेज़ में बोला जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि हम इतने डेज़ में आपके पैसे वापस कर देंगे. इट इज़ इशूड बाय वन फर्म टू अदर बिजनेस फर्म्स. मतलब वन कंपनी दूसरी कंपनी को फंड्स देती है या सोर्स ऑफ फंड्स हैं. ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या है, दैट इज़ A commercial paper is sold on at unsecured basis and does not contain any restrictive conditions. कोई extra conditions नहीं होती है. Second है, as it is a freely transferable instrument, it is a high liquidity. तो बहुत ही हम transferable होता है, मतलब आपने जिसके नाम से आपने promise करा है कि आप दोगे, लेकिन आप अपनी जगह किसी और person से दिलवाना चाहते हो तो उसका interest transfer हो सकता है. It provides more funds compared to other sources. ज़्यादा पैसे हमें funds या पैसा मिल सकता है. अ कमर्शियल पेपर प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ फंड्स. हमें लगातार पैसे मिल सकते हैं दूसरी कंपनीज के थ्रू. एंड फिफ्थ है, कंपनीज कैन पार्क देयर एक्सेसिव फंड्स इन कमर्शियल पेपर्स देयर बाय अर्निंग सम गुड रिटर्न ऑन द सेम. तो जो कंपनीज है वो एक्सेस फंड्स उनको मिल सकता है क्योंकि इन कमर्शियल पेपर्स के थ्रू, क्योंकि अगर उनका टाई अप उस कंपनी के साथ या बिजनेस के साथ अच्छा है. लिमिटेशंस क्या है, ओनली फाइनेंशियली साउंड एंड हाईली रेटेड फर्म्स कैन रेज मनी थ्रू कमर्शियल पेपर्स. तो सिर्फ उनको कमर्शियल पेपर्स मिल सकते हैं या फंड्स मिल सकता है जो कि जिनका इमेज बहुत अच्छा है या जिनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है. Second है, the size of money that can be raised through commercial papers is limited to the excess liquidity available with the suppliers of funds at a particular time. तो जो मनी है वो तभी होगा, उन्हीं को मिलता है, बहुत लिमिटेड रहता है मनी. अगर आप बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ चाहिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी आपको 1 करोड़ देगी. ठीक है, लिमिटेड रहता है जो कि नुकसान है. थर्ड, कमर्शियल पेपर इज़ एन इम्पर्सनल मैथड ऑफ फाइनेंसिंग. एज सच, इफ़ अ फर्म इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू रिडीम इट्स पेपर ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, एक्सटेंडिंग द मेच्योरिटी ऑफ अ सीपी इज़ नॉट पॉसिबल. तो अगर बाई चांस उस टाइम पे अगर डेप्ट क्लियर करना है लेकिन आप किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो उस पेपर को या उस एग्रीमेंट को, मैच्योरिटी डेट को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, जो कि नुकसान है. नेक्स्ट है आपका इशू ऑफ शेयर्स. तो इशू ऑफ शेयर्स में हम
इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इक्विटी शेयर्स और दूसरा है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले हम बात करेंगे दैट इज़ इक्विटी शेयर्स की। तो इक्विटी शेयर्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल बाय अ कंपनी। इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी एंड दस द कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ सच शेयर्स इज नोन एज ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड। तो इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो कि ओनर्स देते हैं या जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम कैपिटल के तौर पे लेते हैं बिजनेस में, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो इसमें पहला इसका मेरिट है, इक्विटी शेयर्स आर सुइटेबल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स। जो रिस्क लेने के लिए तैयार हैं उन इन्वेस्टर्स के लिए ये इक्विटी शेयर्स बहुत अच्छा होता है। सेकेंड है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इज़ नॉट कंपलसरी। ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रॉफिट आया है तो उसमें से कुछ ना कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं होता है। थर्ड है, इक्विटी कैपिटल सर्व एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज़ टू बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो जो यहाँ से इक्विटी शेयर से जो पैसे कंपनी को मिल रहे हैं वो क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, कंपलसरी रहता है, ये परमानेंट बोल सकते हैं। फोर्थ है, इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्थीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। तो इक्विटी शेयर्स वही लोग करते हैं जो कि रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं और जिनको पूरा भरोसा रहता है कंपनी पे, जिसकी वजह से उनका जो वर्थीनेस है वो बहुत बढ़ जाता है कंपनी का। फिफ्थ है, फंड्स कैन बी रेज थ्रू इक्विटी इशू विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। बिना चार्ज लगाए एसेट्स पे कंपनीज इक्विटी शेयर्स रेज कर सकती है। नेक्स्ट है आपका, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज़ एश्योर्ड ड्यू टू वोटिंग राइट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन का बिना किसी एक तरीके से बोल सकते हैं बिना किसी बॉसिज्म के। ठीक है, लिमिटेशंस है, इन्वेस्टर्स हु वांट स्टडी इनकम में नॉट प्रेफर इक्विटी शेयर्स। अब जो ऐसे शेयर होल्डर्स जिनको रिटर्न्स में कुछ ना कुछ चाहिए हर साल, उनके लिए इक्विटी शेयर्स नहीं है, उन इन्वेस्टर्स के लिए। सेकेंड है, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज जनरली मोर एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू अदर सोर्सेज। तो इक्विटी शेयर्स का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड है, इशू ऑफ एडिशनल इक्विटी शेयर डाइल्यूट द वोटिंग पावर। बाई चांस कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी जिसके पास ज़्यादा इक्विटी शेयर्स होते हैं उसके पास वो इफ़ेक्ट कर सकता है वोटिंग पावर और अर्निंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट है, मोर फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजरल डिलेज आर इन्वॉल्व वाइल रेजिंग फंड्स। और इक्विटी शेयर्स में बहुत ज़्यादा डिले होता है क्योंकि इसमें फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजरल बहुत लंबा होता है। इसके हम सेकेंड पार्ट की बात करें, प्रेफरेंस शेयर्स। द कैपिटल रेज बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो पैसे द कैपिटल जिनकी वजह से प्रेफरेंस शेयर से हमें मिलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से हमें मिलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर इंजॉय प्रेफरेंशियल पोजीशन ओन ओवर इक्विटी। मतलब प्रॉफिट आएगा तो इनको हर साल पैसे मिलेंगे, मतलब इनका डिविडेंड इनको मिलता ही मिलता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इसके मेरिट्स हैं, प्रेफरेंशियल शेयर्स प्रोवाइड रीजनेबल स्टडी इनकम इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं इन्हें एक तरीके से रीजनेबल इनकम मिलती है। सेकेंड है, प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न। उनके लिए अच्छा है जिनको फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए विद कंपैरेटिवली लो रिस्क। मतलब ये इतना ज़्यादा रिस्क उठाने के लिए तैयार नहीं होते हैं लेकिन इनको स्टडी मतलब इनको इनकम आती ही आती है। थर्ड है, इट डज़ नॉट इफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट। ये कहीं कोई भी कंट्रोल नहीं करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मैनेजमेंट पे। फोर्थ है, पेमेंट ऑफ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर्स में इनेबल अ company to declare higher rates of dividends for the equity shareholders in good times। ठीक है, तो हायर रेट्स ऑफ रिटर्न्स या डिविडेंड्स एक तरीके से हम कम कर सकते हैं फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन गुड टाइम्स में। ठीक है, फिफ्थ है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब इन्हें इक्विटी शेयर होल्डर्स को चाहे मिले ना मिले पैसा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को शेयर होल्डर्स को ज़रूरी ही कंपलसरी मिलता है। प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। लिमिटेशंस हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट सुइटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर हु आर विलिंग टू टेक रिस्क। उनके लिए नहीं है जो कि रिस्क उठाना चाहते हैं।
नहीं उठाना चाहते हैं। सेकेंड है प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम्स ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर एसेट ऑफ द कंपनी। प्रेफरेंस कैपिटल कहीं ना कहीं ओवरटेक करते हैं या डोमिनेट करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। थर्ड है द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो जो प्रेफरेंस शेयर्स की इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। As the dividend on these shares is to be paid only when the company earns profit, there is no assured return for the investors। मतलब इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तभी पैसा मिलेगा जब बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, जो कि क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फिफ्थ है द डिविडेंड पेड इज़ नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट्स as expenses, thus there is no tax saving as in the case of interest on loans। तो जो डिविडेंड पे करते हैं तो उससे पहले प्रॉफिट्स को टैक्स नहीं किया जाता है, ठीक है, टैक्स नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी सेविंग नहीं हो पाती है। मतलब टैक्स देना ज़रूरी होता है, उसी के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स क्या होता है, जब हम पब्लिक से मनी लेते हैं लेकिन एज अ फंड के तौर पे, ठीक है। तो इसका मेरिट्स हैं, अगर हम कमर्शियल पेपर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स occupy a vital position as they provide funds for different purpose as well as for different time periods। तो कमर्शियल बैंक्स, हमें पता है कि बैंक्स किस तरीके के होते हैं, वो लोन्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, ओवरड्राफ्टिंग लोन्स एंड एक तरीके से बिल्स, अपनी डिस्काउंटिंग द बिल, आपकी जगह पे बिल पे करना, ये कमर्शियल बैंक्स का काम होता है। मेरिट्स हैं इसमें, बैंक्स प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंस टू बिजनेस। टाइमली असिस्ट करते हैं वो, जब भी आपको फंड्स की ज़रूरत है तो वो प्रोवाइड करवाते हैं। सेकंड है वो सीक्रेसी ऑफ बिज़नेस को मेंटेन करते हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन सप्लाई कराई है उन्हें, उनमें वो सीक्रेसी रखते हैं। थर्ड, फॉर्मेलिटी सच एज इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अंडर राइटिंग आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग लोन्स फॉर द बैंक। मतलब कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लोन फ्रॉम अ बैंक इज़ अ फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एज अ जितना अमाउंट होगा लोन का आप उतना ले सकते हो, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। लिमिटेशंस हैं, फंड्स आर जनरली अवेलेबल फॉर शॉर्ट पीरियड्स के लिए होता है, जो कि थोड़ा सा नुकसान है। सेकंड, बैंक्स में डिटेल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कंपनी अफेयर्स के बारे में जानना, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, पोजीशन क्या है कंपनी की, इमेज कैसी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें बैंक्स जानता है, मतलब जानने की कोशिश करता है। थर्ड है इन सम केसेस डिफ़िकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आर इम्पोज्ड बाय बैंक्स फॉर द ग्रांट ऑफ लोन्स। तो एक तरीके से वो बॉसी का काम करता है कि वो स्पेशली टर्म्स एंड रूल्स बनाता है कि तभी आपको पैसे मिलेंगे, जो कि नुकसान है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिजनेसेस को, फर्म्स को फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फ़ायदा क्या है, दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड लॉन्ग टर्म विच आर नॉट प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स हमारे लिए शॉर्ट टर्म के फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म के भी फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, जो कि बेनिफिशियल है। सेकेंड है बिसाइड्स प्रोवाइडिंग फंड्स मैनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टेक्निकल एडवाइस एंड कंसल्टेंसी टू बिजनेस फर्म्स। इनको फंड्स पहुंचाने के अलावा ये डिफरेंट कंसल्ट करवाती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज द गुडविल, जिसकी वजह से गुडविल बहुत ज़्यादा होता है ऑर्गेनाइजेशंस का। एज रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स में, अगर हम एक साथ नहीं पे कर रहे हैं उन्हें, लेकिन हम इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। फिफ्थ है द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन। मतलब कभी डिप्रेशन का पीरियड चल रहा है, मतलब कंपनी बहुत अच्छा नहीं कर रही है, तब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे प्रोवाइड करवाती है। लिमिटेशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ लोन्स, मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस देती है। सेकेंड है रिस्ट्रिक्शन सच एज रिस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड पेमेंट्स, ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट सिमिलर है। थर्ड है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हैव देयर नॉमिनी ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बोरोइंग कंपनी देयर रिस्ट्रिक्टिंग द पावर्स ऑफ द कंपनी। तो कहीं ना कहीं कंपनी में इंटरफेयर करती है, या कंपनी में एक तरीके से बोल सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट करती है पावर्स को, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल फाइनेंसिंग. इन एडिशन टू द सोर्सेज डिस्कस्ड above, there are various avenues for organization to raise funds internationally. With the opening up of an economy and the operation of the business organization becoming global, Indian companies have an access to funds in global capital market. तो सिर्फ हम इंडिया के अंदर रह के इंडिया के जो तरीके हैं, वेज़ हैं, सोर्सेज हैं, उनको यूज़ करने की बजाय हम इंटरनेशनली भी एक तरीके से सोर्सेस यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें सबसे पहला है वो है कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड फॉरेन करेंसी लोन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस. तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो फॉरेन करेंसी यूज़ करती है लोन्स के लिए. ठीक है, दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नॉन ट्रेड इंटरनेशनल ऑपरेशंस. द टाइप ऑफ लोन्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स वेराई फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. तो टाइप्स ऑफ लोन्स हर एक कंट्री में अलग अलग होता है, लेकिन कमर्शियल बैंक्स हमें करेंसी प्रोवाइड करवा सकती है अगर हमें करेंसी की ज़रूरत है तो. ठीक है, फॉरेन करेंसी की. सेकेंड है इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स. अ नंबर ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स हैव इमर्ज over the years to finance international trade and business. These bodies provide long and medium term loans and grant to promote the development of economically backward areas in the world. ठीक है, तो इस टाइप की कंपनीज़ क्या होती हैं, ऐसी जगह है जो बैकवर्ड एरियाज़ में है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बैकवर्ड एरियाज़ में है, उन्हें लोन्स प्रोवाइड करना, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो. ठीक है, उनको बैंक्स को डेवलप कर सके. बैंक्स के लिए स्पेशली ये इंटरनेशनल एजेंसीज बनाई गई हैं. थर्ड है आपका इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड मल्टीनेशनल कंपनीज डिपेंड अपॉन साइजेबल बोरोइंग्स इन रुपीज़ एज वेल एज इन फॉरेन करेंसी. तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट की वजह बहुत सारे कैपिटल्स के तरीके, ताकि बिज़नेस को डिफरेंट कैपिटल्स मिल सके, वो प्रोवाइड करवाती हैं इंटरनेशनल कंपनीज़. नेक्स्ट टॉपिक है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ द सोर्सेज ऑफ फंड्स. हमें किस टाइप का सोर्सेज या किस टाइप के सोर्स में जाना चाहिए. हमें कमर्शियल पेपर के थ्रू जाना चाहिए, हमें फैक्टरिंग सर्विस लेनी चाहिए, हमें ट्रेड क्रेडिट लेना चाहिए, ठीक है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लेना चाहिए. ये डिफरेंट सोर्सेज को हमें कैसे चूज़ करना है. तो सबसे पहला है आपका कॉस्ट. देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड कॉस्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द फंड्स. बोथ दीज कॉस्ट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिसाइडिंग. तो पहले हमें ये देखना है कि हमें किस टाइप का, उस कॉस्ट को किस टाइप में यूज़ करना है, उसके हिसाब से हम सोर्स चुनेंगे. ठीक है. सेकेंड है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन. अब हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, साउंड है या नहीं है, हम कितना रिस्क उठा सकते हैं, इसकी वजह से भी हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को चूज़ कर सकते हैं. फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लीगल स्टेटस. तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है या बिज़नेस बहुत छोटा है या बड़ा है. ठीक है, हमारा लीगल स्टेटस क्या है, हम किस तरीके से, हम जॉइंट स्टॉक कंपनी में है, किस तरीके से हमारा बिज़नेस चल रहा है. ठीक है, उसके थ्रू भी हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कर सकते हैं. फोर्थ है पर्पस एंड टाइम पीरियड. हमें कितने टाइम के लिए अपना हमारा पर्पस क्या है लोन लेने का, हम कितने टाइम तक उसको कवर अप कर लेंगे या डेब्ट चुका देंगे. ठीक है. फिफ्थ है रिस्क प्रोफाइल. हम कितना रिस्क ले सकते हैं उतना हम, जैसे अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें तो वही बिजनेस इक्विटी शेयर्स लेगा जो रिस्क उठा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क जो कम लेगा वो उसी टाइप का सोर्स चूज़ करेगा. जो रिस्क ज़्यादा ले सकता है वो इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में जाएगा. नेक्स्ट है आपका कंट्रोल. अ पर्टिकुलर सोर्स ऑफ फंड्स में अफेक्ट द कंट्रोल एंड पावर ऑफ द ओनर्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म. तो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो बिज़नेस के कामों में इंटरफेयर या कंट्रोल करते हैं. तो अगर हमें चूज़ करना है कि हमारे बिजनेस में कोई कंट्रोल ना करे, तो हमें वैसे ही सोर्सेज को चूज़ करना पड़ेगा. नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन क्रेडिट वर्थिनेस. द डिपेंडेंस ऑफ बिजनेस ऑन सर्टेन सोर्सेज में इफेक्ट इट्स क्रेडिट वर्थिनेस इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, issue of secured debentures may affect the interest of unsecured creditors of the company and may adversely affect their willingness to extend further loans as credit to the company. ठीक है, अगर हमारा क्रेडिट अच्छा है, हम टाइम टू टाइम रीपे कर रहे हैं, हम डेब्ट चुका रहे हैं, तो हमारा क्रेडिट वर्थीनेस बहुत अच्छा हो जाएगा और हर कोई मुझे पैसे देगा. तो उसी हिसाब से हमें अपना सोर्स भी चूज़ करना है. फ्लेक्सिबिलिटी एंड ईज़. अनदर आस्पेक्ट जो होता है वो है फ्लेक्सिबिलिटी हो. अगर मैंने इस साल 5,000 लोन में लिया है तो नेक्स्ट ईयर मैं 10,000 ले रहा हूँ, तो उस चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी हो. जहाँ से भी ले रहा हूँ मैं, जो भी इंस्टीट्यूशन से, तो वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो और ज़्यादा फॉर्मेलिटी या
बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ना हो। लास्ट है आपका टैक्स बेनिफिट्स। तो वेरियस सोर्सेज में ऑल्सो बी वेटेड इन टर्म्स ऑफ देयर टैक्स बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल, while the dividend on preference shares is not tax deductible, interest paid on debentures and loan is tax deductible and may therefore be preferred by organizations seeking tax advantage। तो कुछ टैक्स बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर्स तब मिलता है जबकि टैक्स डिडक्टेबल या माइनस नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को या कंपनी को बहुत कम पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर्स हम तब देते हैं जब टैक्स क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम टैक्स एक एडवांटेज ले सकते हैं हम उसका, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन freely ask me. Thank you everyone.